तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सॉलिड स्टेट क्या होता है, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने देखा था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो बनता कैसे है। तो दो कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक होता है लैटिस। लैटिस क्या होता है? लैटिस होता है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। अब देखिए ये जो पॉइंट्स अरेंज किए हैं यहाँ पे, ये वाले, ठीक है, इस पॉइंट्स को मैंने कैसे अरेंज किया? एक रेगुलर पैटर्न है, एक रेगुलर अरेंजमेंट में इसको अरेंज किया हुआ है। तो इन थ्री डायमेंशनल स्पेस का मतलब क्या है? अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, या फिर इसको बोल सकते हैं लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को जैसे अरेंज किया हुआ है एक रेगुलर पैटर्न में, इसी को क्या बोलते हैं? लैटिस। ठीक है, दूसरी चीज है बेसिस। बेसिस क्या होता है? अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर, अब ये देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे ऐसा शो किया है, ये पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर हमने अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रख दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से होते हैं? एटम होते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं। ठीक है, अगर इस पॉइंट के ऊपर हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रख दिया तो इस चीज को बोला जाता है बेसिस। इसको बेसिस क्यों बोला जाता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रखने के लिए जो जगह मिलती है, उसे जो सपोर्ट मिलता है, वो कौन देता है? ये पॉइंट देता है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रखा जाता है। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं बेसिस। अब ये लैटिस और बेसिस दोनों मिलके क्या बनाते हैं? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनता है? अब देखिए ये जो पॉइंट्स है, ब्लैक कलर के पॉइंट जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं, इसको अगर मैंने जोड़ दिया इस तरह से, ठीक है, सिर्फ ब्लैक जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको मैंने अटैच किया है। अब मैं क्या करूंगा? इन पॉइंट्स को मैं अटैच करूंगा, ये जो पॉइंट है ये वाले, ठीक है, इनको अगर मैंने अटैच किया तो ये देखिए यहाँ पे क्या बन जाता है? यहाँ पे एक क्यूब बन जाता है। इस क्यूब को ही क्या बोला जाता है? यूनिट सेल। ठीक है, अब यूनिट सेल क्या हो गया? स्मॉल रिपीटिंग पार्ट इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। अब इसको रिपीटिंग पार्ट क्यों बोला जाता है? यूनिट सेल को रिपीटिंग पार्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर देखिए मैंने ये दूसरे पॉइंट्स को भी अगर जोड़ दिया यहां पे, और ये वाले पॉइंट्स, तब क्या बनता है? तब आप देखोगे कि एक और क्यूब बनता है। ठीक है, एक और क्यूब बन गया है यहाँ पे। तो एक यूनिट सेल और ये दूसरा यूनिट सेल, दो यूनिट सेल मिल गए। ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल मिलके क्या बनाएंगे? क्रिस्टल बनाएंगे। इसीलिए यूनिट सेल को क्या बोला जाता है? इट इज अ स्मॉल रिपीटिंग पार्ट एंड क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ दिस रिपीटिंग स्मॉल यूनिट सेल। जो क्रिस्टल बनता है वो किससे बनता है? ऐसे ही बहुत सारे यूनिट सेल को मिलके एक क्रिस्टल बनता है। तो क्रिस्टल लैटिस को और क्या बोला जाता है? क्रिस्टल लैटिस को बोला जाता है स्पेस लैटिस। ठीक है, अब यूनिट सेल क्या होगा? यूनिट सेल एक इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होगा। ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल जब मिल जाते हैं तो एक बड़ा क्रिस्टल बनता है, और उस बड़े क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो होता है वो भी यूनिट सेल की तरह ही होता है। जैसे एक स्मॉल यूनिट सेल है ये, ठीक है, ये देखिए ये स्ट्रक्चर आपको अब जगह जहां भी दिखे तो इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे यूनिट सेल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल मिलके क्या बनाता है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इज इट वेरी क्लियर? ओके, तो अब हम देखेंगे यूनिट सेल पैरामीटर। मैंने आपको बोला ये जो क्यूब आपको दिखेगा इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। तो इसके कुछ एजेस है, ये देखिए ये जो साइड है ए, इसको मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं। यूनिट सेल का इंटरनल पार्ट ये वाला, ये इसकी एक लाइन है, सेकेंड, और ये थर्ड एज। अब देखिए इसको नेम दिया गया है सी, ये एक एज है इसका, ये एक साइड है। ठीक है, अब सी, इसके सामने जो एंगल होगा ये, इसको हम बोलेंगे गैमा। ठीक है, ये एक साइड है और ये एक एंगल है। अब ये वाला जो साइड है इसको हम बोलेंगे दूसरा एज, इसको बोला गया है ए। अब ए के सामने जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे अल्फा। और तीसरा साइड, तीसरा एज जो है यूनिट सेल का, उसको बोलेंगे बी। बी के सामने जो एंगल बनेगा उसे हम बोलेंगे बीटा। तो ये कुछ पैरामीटर्स है यूनिट सेल के। मतलब यूनिट सेल के अंदर क्या होता है? तीन साइड्स होते हैं या फिर तीन एजेस होते हैं, ए, बी और सी। ए के सामने एंगल अल्फा, बी के सामने एंगल बीटा, सी के सामने एंगल गैमा। तो यूनिट सेल के ये कुछ डायमेंशन है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे
कुछ लिखा हुआ है यूनिट सेल डायमेंशन, द लेंथ ऑफ यूनिट सेल एजेस आर लेंथ ऑफ यूनिट सेल एजेस, इसको हमने क्या बोला है ए बी सी, और जो एंगल है द एंगल बिटवीन दिस एजेस, इन एजेस के बीच में जो एंगल है जैसे ये है अल्फा बीटा और गैमा, ये एंगल किसके बीच में है, एजेस के बीच में है, ठीक है। तो इन एंगल को क्या बोलेंगे हम, अल्फा बीटा और गैमा। ये कुछ बेसिक चीजें हैं यूनिट सेल के बारे में। अभी मेन जो हम पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं, देखिए यूनिट सेल फिर से वही आ गए जो क्यूब मैंने आपको बताया था, इसी को हम बोलेंगे यूनिट सेल। पहला टाइप है प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल क्या होता है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये क्यूब के कितने कॉर्नर है, टोटल 8 कॉर्नर्स है, तो उन 8 कॉर्नर्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये देखिए ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, फिर नीचे की तरफ ये जो कॉर्नर्स है वहां पे भी हम एक एक कॉर्नर पे क्या करेंगे, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को प्लेस करेंगे। इसी तरह प्रिमिटिव या फिर सिंपल यूनिट सेल में टोटल कितने कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर होते हैं 8, ठीक है। तो हमने कितने पार्टिकल्स प्लेस किए हर एक कॉर्नर पे, अगर एक एक हुआ तो 8 पार्टिकल्स या फिर 8 कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हमने प्लेस किए यूनिट सेल के ऊपर। दूसरा है बॉडी सेंटर्ड। अब बॉडी सेंटर्ड क्या होता है, जैसे हमने देखा प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल के अंदर, इसके अंदर हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम था। अब बॉडी सेंटर की अगर बात करें तो कॉर्नर पे तो रहेगा ही, कॉर्नर पे कंपलसरी रहेगा। आप जैसे देख सकते हैं हर एक कॉर्नर पे एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम को प्लेस किया गया है। तो बॉडी सेंटर में क्या रहेगा, कॉर्नर पे तो रहेगा ही एक एक एटम, लेकिन बॉडी के सेंटर में, बॉडी के बीचों बीच भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट आयन या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। सिंपल वे में बोला जाए तो बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर्स में तो 8 एटम रहेंगे प्लस बॉडी के सेंटर में एक रहेगा, ठीक है। इसे कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा है हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब फेस सेंटर क्या होता है, अब इस क्यूब की बात करें तो इस क्यूब में कितने फेजेस है, देखिए अगर क्यूब मैंने अगर ड्रॉ किया, ये क्यूब, या फिर इसका एग्जांपल आप अपने रूम के फेजेस या फिर रूम को क्यूब समझ के भी आप इसका एग्जांपल समझ सकते हो। हमारा जो रूम है उसमें क्या है, एक तो रूफ है, रूफ मतलब ऊपर जो है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पहला फेज। नीचे क्या है, फ्लोर, ये हो गया हमारा दूसरा फेज। आपके सामने की तरफ जो दीवार है वो हो जाएगा आपका तीसरा फेज, ये वाला जिसको मैं आउटलाइन कर रहा हूं, ये सामने की तरफ है, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा, ये तीसरा फेज हो गया, ठीक है। ये सामने की तरफ जो दीवार है इसको हम बोलेंगे थर्ड फेज, इसको मैं थर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ। पीछे की तरफ जो दीवार है, हम जहाँ बैठे हैं हमारे पीछे एक दीवार है, उसको हम एक फेज बोलेंगे, ठीक है, जिसको मैं आउटलाइन कर रहा हूँ। देखिए ये एक फेज हो गया, मतलब ये हो गया चौथा फेज। हमारे लेफ्ट में एक दीवार है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे पांचवा फेज। हमारे राइट में भी एक दीवार है, ये हो जाएगा हमारा सिक्स्थ फेज। मतलब फेज सेंटर अगर यूनिट सेल की बात करें तो कितने फेजेस होते हैं उसके अंदर होते हैं 6 फेजेस। तो इसमें भी फेज सेंटर में भी पार्टिकल कॉर्नर पे तो रहेंगे ही कंपलसरी, ठीक है, कॉर्नर पे एक एक रहेगा ही। तो 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल्स हमने प्लेस कर दिए, प्लस फेज के सेंटर में एक एक रहेगा। अब 6 फेजेस है, मतलब 6 पार्टिकल। देखिए एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक फ्रंट की तरफ, एक बैक की तरफ, एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ। इस तरह 6 फेजेस पे हमने एक एक पार्टिकल को प्लेस कर दिया है। और लास्ट टाइप जो है इसको बोलते हैं बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बेस सेंटर में क्या होगा, अब देखिए 2 बेस है, यहाँ पे 2 बेस है, मतलब एक फ्लोर और एक रूफ, ये रूफ और फ्लोर, इस पे एक एक पार्टिकल तो रहेगा। और कॉर्नर पे तो कंपलसरी हमने सब में ही प्लेस किया है, ठीक है। समझ में आया, ये 4 टाइप्स बहुत ही इजी है यूनिट सेल। आप अपने रूम का एग्जांपल ले लीजिए यूनिट सेल को। हमारे रूम के अंदर 6 साइड होते हैं, उसी तरह यूनिट सेल के भी 6 फेज होते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसको कॉर्नर पे रखा जाता है। बॉडी सेंटर्ड में एक तो कॉर्नर पे रखा जाता है प्लस बॉडी के बीचों बीच एक। फेस सेंटर्ड में कॉर्नर में तो रहेगा ही, प्लस फेस पे 6 फेजेस है तो हर एक फेस पे एक एक
बेस सेंटर में एक एक कॉर्नर पे रहेगा, मतलब 8 तो कॉर्नर पे रहेंगे ही, प्लस 2 कहाँ पे रहेंगे, बेस सेंटर, ऊपर की तरफ एक और नीचे की तरफ एक। ठीक है, ये था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज ब्रेविस लेटाइसिस। तो 14 टाइप के ब्रेविस लेटाइसिस होते हैं। साइंटिस्ट ने ये प्रूफ किया कि जो एटम्स होते हैं क्रिस्टल के अंदर, जो एटम्स होते हैं उसको हम 14 डिफरेंट पैटर्न्स में अरेंज कर सकते हैं। जो कि एटम्स होते हैं, है ना, क्रिस्टल में क्या प्रेजेंट है, एटम, जैसे हमने पीछे देखा कि कॉर्नर पे एटम है बॉडी के सेंटर में, तो इस तरह से हम 14 डिफरेंट पैटर्न में उनको अरेंज कर सकते हैं। तो इन 14 डिफरेंट पैटर्न को बोला गया है ब्रेविस लेटाइसिस। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि ब्रेविस लेटाइसिस कितने होते हैं, तो टोटल 14 ब्रेविस लेटाइसिस होते हैं। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितने होते हैं, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आया, इसमें कंफ्यूजन होता है। क्रिस्टल सिस्टम होते हैं 7, ब्रेविस लेटाइसिस होते हैं 14। तो क्रिस्टल सिस्टम ये क्या होते हैं, ये जो 14 ब्रेविस लेटाइसिस है उनको 7 क्रिस्टल सिस्टम में ग्रुप किया गया है। ठीक है, ये किसके बेसिस पे ग्रुप किया गया है, ये ग्रुप किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ एजेस ABC, मतलब सबका लेंथ अलग अलग हो सकता है, या फिर उनके बीच में जो एंगल है अल्फा बीटा गैमा उस वो डिफरेंट हो सकता है। तो इस बेसिस पे क्या किया गया है, ये जो 14 ब्रेविस लेटाइसिस है उनको 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम में ग्रुप किया गया है। तो अब ये 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन से है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है इसको याद करने के लिए, क्यूट अवर मदर। ठीक है, ये बहुत ही इजी ट्रिक है, इससे हम सारे के सारे क्रिस्टल सिस्टम जो कि 7 क्रिस्टल सिस्टम उसको याद कर सकते हैं। क्यूट, CU स्टैंड्स फॉर क्यूबिक, फिर TE स्टैंड्स फॉर टेट्रागोनल, OUR अवर स्टैंड्स फॉर ऑर्थोरोम्बिक, MO stands for monoclinic, T stands for triclinic, H stands for hexagonal and R stands for rhombohedral, इसको हम ट्राइगोनल भी बोलते हैं। ठीक है, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है, इसकी ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको एग्जाम में काफी इजी जाएगा अगर आपने ये ट्रिक लिख दिया। फिर इसके बेसिस पे आप इजीली 7 क्रिस्टल सिस्टम के नेम्स लिख सकते हो। ठीक है, इसमें हमने ये पढ़ा कि टोटल सिस्टम क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, 7 होते हैं, और ब्रेविस लेटाइसिस कितने होते हैं, 14 होते हैं। ये 14 कैसे आए, इनका अरेंजमेंट, एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरह से होगा, उसके हिसाब से हमने 14 ब्रेविस लेटाइसिस को अरेंज किया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 7 क्रिस्टल सिस्टम डिस्क्राइब शेप। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का शेप कौन डिस्क्राइब करेगा, क्रिस्टल सिस्टम। और ये जो 14 ब्रेविस लेटाइसिस ये क्या डिस्क्राइब करेंगे, अरेंजमेंट इनसाइड, अरेंजमेंट टाइप इनसाइड दैट शेप, मतलब उस शेप में किस तरह का अरेंजमेंट है एटम्स का, वो कौन डिस्क्राइब करेगा, ब्रेविस लेटाइसिस। इसीलिए ब्रेविस लेटाइसिस ज्यादा होते हैं, क्रिस्टल सिस्टम कम होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने देखा कि 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और ब्रेविस लेटाइसिस कितने होते हैं, 14 टाइप के। तो ये जो कॉलम है पॉसिबल वेरिएशन, ये असल में क्या है, ब्रेविस लेटाइसिस है। ये कितने टाइप के थे, 14 टाइप के। अब ये जैसे ये क्यूबिक सिस्टम है, क्यूबिक सिस्टम कितने टाइप का होता है, मतलब उसमें एटम का अरेंजमेंट 3 तरीके से होता है। एक होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब सिर्फ कॉर्नर पे। दूसरा है बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड मतलब कॉर्नर प्लस बॉडी के सेंटर में। और तीसरा होता है फेस सेंटर्ड, मतलब कॉर्नर प्लस फेस के सेंटर में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्यूबिक में एटम का अरेंजमेंट 3 तरीके से होता है। ठीक है, इसीलिए टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं, 7 ही है, लेकिन उन 7 क्रिस्टल सिस्टम में एटम्स के अरेंजमेंट के हिसाब से हमने उसको क्लासिफाई किया है। इसीलिए ब्रेविस लेटाइसिस कितने आए, 14। तो क्यूबिक में 3 टाइप हो गए हमारे। नेक्स्ट टेट्रागोनल में 2 टाइप है, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक में फिर से 4 टाइप आ गए, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। मोनोक्लिनिक में आ गया एक टाइप प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड, सॉरी 2 टाइप प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड। फिर ट्राइक्लिनिक में आ गया 1 टाइप। हेक्सागोनल फर्दर क्लासीफाई होता है 1 टाइप में, प्रिमिटिव मतलब सारे एटम कॉर्नर पे। रोम्बोहाइड्रल का भी फर्दर क्लासिफिकेशन एक ही टाइप में होता है, मतलब उसमें भी सिर्फ एटम कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होता है। अगर हम इसका टोटल करें, मतलब ये 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 2 11,
12, 13, 14, तो ये हमारे कितने आ गए 14। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ब्रेविस लेटाइसिस कितने हैं 14, और ये जो है ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये टोटल कितने हैं ये है 7। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलम अगर हमने देखा तो ये एज लेंथ का है। एज लेंथ हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड में कि ए बी और सी ये क्या होते हैं उसके एजेस होते हैं। तो क्यूबिक में क्या होता है तीनों एजेस सेम होते हैं। ठीक है, और एंगल की बात करें अल्फा बीटा गैमा ये भी इज इक्वल टू 90 होता है। टेट्रागोनल की बात करें तो ए इज इक्वल टू बी तो होता है लेकिन बी इज नॉट इक्वल टू सी। एंगल्स की बात करें तो अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑर्थोरोम्बिक में अगर देखें तो ए बी और सी तीनों भी नॉट इक्वल नहीं होते। एंगल्स की बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मोनोक्लिनिक का अगर हम देखें तो ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। और इसके एंगल्स की बात करें तो अल्फा और गैमा जो होते हैं वो तो 90 डिग्री होते हैं लेकिन जो बीटा होता है दैट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब आपको बोला जाएगा मोनोक्लिनिक में इंटरएक्सियल एंगल्स कैसे होते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, चारों में से ये वाला ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में भी तीनों ए बी सी नॉट इक्वल और अल्फा बीटा गैमा भी नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, वो आपस में भी इक्वल नहीं होंगे और 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं होंगे। ठीक है, हेक्सागोनल में ए इज इक्वल टू बी होता है लेकिन बी इज नॉट इक्वल टू सी। एंगल की बात करें अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेकिन जो गैमा होता है वो होता है 120 डिग्री। लास्ट आता है हमारा रोम्बोहाइड्रल, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और एंगल की बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर हमें ये याद करना हो तो एज लेंथ को हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि पहला और लास्ट वाला सेम है, फिर सेकंड और लास्ट सेकंड ये दोनों भी सेम है, उसके बाद जो बीच में 3 बचते हैं वो तीनों सेम है, मतलब तीनों नॉट इक्वल टू सी। पहला वाला और लास्ट वाला ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, दूसरा और सेकंड लास्ट सेम ए इज इक्वल टू बी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, और बीच में जो तीनों है उनका एंगल तीनों में नॉट इक्वल है। ठीक है, एंगल्स भी हम याद कर सकते हैं, पहला दूसरा और तीसरा तो सेम ही रहेगा इक्वल टू 90। उसके बाद जो चौथा है मोनोक्लिनिक अल्फा इज इक्वल टू गैमा ये 90 है, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। उसके बाद अल्फा बीटा गैमा नॉट इक्वल टू 90, इसका कोई फिक्स पैटर्न तो नहीं है लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पहला दूसरा तीसरा इक्वल टू 90 और फिफ्थ वाला जो है वो नॉट इक्वल टू 90। बाकी हमें ये तीनों के लिए कुछ पैटर्न देखना पड़ेगा, इसके लिए कुछ पैटर्न फिक्स करके हमें ऐसा याद रखना पड़ेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल है क्यूबिक के सिल्वर कॉपर जिंक ब्लेंड NaCl KCl डायमंड। फिर टेट्रागोनल के लिए क्रिस्टल के टाइप CaSO4 वाइट टिन TiO2 SnO2। फिर ऑर्थोरोम्बिक के लिए रोम्बिक सल्फर बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है KNO3 PbCO3 CaCO3 BaSO4 K2SO4। मोनोक्लिनिक के लिए कुछ एग्जाम्पल है मोनोक्लिनिक सल्फर Na2SO4.10H2O, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहा जाता है। ट्राई क्लिनिक में भी कुछ एग्जाम्पल है K2Cr2O7 CuSO4.5H2O H3BO3। फिर हेक्सागोनल में ग्रेफाइट जिंक ऑक्साइड कैडमियम सल्फाइड CdS, और लास्ट है रोम्बो हाइड्रल या फिर ट्राइगोनल जिसमें है कैल्साइट CaCO3 सिनेबर HgS और कॉर्ड्स Sb। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है, इसमें हमें मेन तो यही याद रखना है कि 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और 14 जो होते हैं ब्रेविस लेटाइसिस होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम का भी हमने शॉर्ट ट्रिक देखा है क्यू टावर मदर, इससे हम याद रख सकते हैं इसको, इससे हमें सातों के सातों क्रिस्टल स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे। उसके बाद पॉसिबल वेरिएशन में हमको ये कोड याद रखना पड़ेगा 32421111, तो इससे हमें याद आ जाएगा कि कितने टाइप होते हैं। जैसे क्यूबिक में 3 टाइप होते हैं तो हमें ये कोड याद रखना पड़ेगा 32421111। एज लेंथ का भी एक शॉर्ट ट्रिक है, पहला और लास्ट वाला सेम है, सेकेंड और सेकेंड लास्ट सेम है और बीच के 3 सेम है। ठीक है, इंटरएक्सियल एंगल्स के बारे में भी हम पहले के 3 सेम है और उसके बाद फिफ्थ वाला जो है वो नॉट इक्वल टू 90 है। इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स इन
यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स आते हैं। अब पहला वाला जो टाइप है कौन सा है, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको SC ऐसा शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं। अब देखिए ये जो यूनिट सेल है इसको अगर मैंने यहां ड्रॉ किया, ठीक है, यहां पे मैं इस यूनिट सेल को ड्रॉ कर रहा हूं, सिंपल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, ये होते हैं सिर्फ कॉर्नर पे। अब ये कॉर्नर्स पे मैंने इस पार्टिकल्स को ड्रॉ कर दिया। टोटल कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, तो 8 कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल को हमने प्लेस कर दिया। अब समझो ये जो पार्टिकल है इस कॉर्नर पे, मैं इसी पार्टिकल की बात करूंगा, इस पार्टिकल का कितना हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर है ना, ये क्यूब जो ड्रॉ किया है, इस पार्टिकल का कितना हिस्सा इस क्यूब के अंदर आएगा। अब देखिए इस यूनिट सेल के बगल में भी एक यूनिट सेल होगा, इसका आधा हिस्सा उसमें आ जाएगा, है ना। इस यूनिट सेल के पीछे भी एक यूनिट सेल होगा, इसका आधा हिस्सा वहां आ जाएगा। इस यूनिट सेल के पीछे भी एक यूनिट सेल होगा, आधा हिस्सा वहां आ जाएगा। मतलब ये जो है ये पार्टिकल है, इसका जो, इसको अगर मैंने हाफ किया तो ये हाफ पार्ट ही 4 यूनिट सेल्स में डिवाइड हो गया। अब ये जो इसका ऊपर का पार्ट है, इस यूनिट सेल के ऊपर भी एक यूनिट सेल होगा, ठीक है, उस यूनिट सेल के बगल में भी एक यूनिट सेल होगा, उसके पीछे एक यूनिट सेल होगा और उसके पीछे एक यूनिट सेल होगा। मतलब ये एक पार्टिकल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 8। तो हम कैसे लिखेंगे, एक पार्टिकल डिवाइड हुआ है 8 पार्टों में, और टोटल कितने ऐसे पार्टिकल्स है यूनिट सेल में, 8। तो ये कितना आया, 1। मतलब सिर्फ 1 पार्टिकल प्रेजेंट है किसमें, प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। अब उसी तरह नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सेकेंड टाइप है नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें भी देखिए यहाँ पे एक एक कॉर्नर पे तो है ही, कॉर्नर का कितना कंट्रीब्यूशन है यूनिट सेल में, तो हमने ये प्रीवियस इसमें ही देखा 1, ठीक है, ये कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन हो गया। अब बीच में बॉडी के बीच में, मतलब यूनिट सेल के बीचों बीच एक पार्टिकल है। अब ये ये डिवाइड हो रहा है क्या बाजू वाले यूनिट सेल में, या इधर, या फिर ऊपर या नीचे, कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बॉक्स के बीचों बीच है, तो इसका पूरा पार्ट इसके अंदर ही आएगा। ठीक है, जैसे कॉर्नर पे ये जो पार्टिकल था ये डिवाइड हो रहा था बाजू वाले यूनिट सेल में, ऊपर वाले यूनिट सेल में, इधर एक यूनिट सेल में, तो इसके केस में वैसा नहीं है। ये जो पार्टिकल है ये पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर है, तो इसीलिए हम इसका कंट्रीब्यूशन कितना काउंट करेंगे, 1। मतलब ये पूरा का पूरा पार्टिकल बॉडी के अंदर है, ठीक है, यूनिट सेल के अंदर है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1 किससे हुआ, ये तो कॉर्नर वाले से हुआ, और 1 जो बॉडी के बीचों बीच है उससे 1, तो टोटल इसका कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, 2। अब तीसरा वाला हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये यूनिट सेल है, मैं इस यूनिट सेल को एक बार ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, इसे ध्यान से समझना है, एकदम बहुत ही इमेजिनरी पार्ट है ये। अगर ये आपको समझ गया मतलब ये पूरा चैप्टर बहुत ही इजीली समझ जाएगा। अब देखिए ये एक यूनिट सेल है। अब हमें ये देखना है कि पार्टिकल्स जो है इसमें उनका कितना कंट्रीब्यूशन है इस एक यूनिट सेल के अंदर। अब हमने ये देखा जो कॉर्नर वाले पार्टिकल थे उनका कितना कंट्रीब्यूशन था, कॉर्नर वाले पार्टिकल्स का कितना कंट्रीब्यूशन था, ये फर्स्ट इसमें ही देखा हमने, 1। ठीक है, तो अगर फेस सेंटर्ड की बात करें तो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही, तो कॉर्नर से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, 1, तो 1 ऐड कर देंगे। अब दूसरा क्या है, पार्टिकल्स फेस पे भी प्रेजेंट है। अब देखिए समझो ये साइड वाले फेस पे एक पार्टिकल है, ठीक है, इमेजिन करो इसको, ये पार्टिकल आधा इस क्यूब के अंदर है लेकिन आधा पार्टिकल बाहर है। उसी तरह ये पार्टिकल एक हम दूसरे फेस पे ड्रॉ करेंगे, ये भी पार्टिकल आधा क्यूब के अंदर है और आधा क्यूब के बाहर है। तीसरा पार्टिकल अगर हम ड्रॉ करें रूफ पे, रूफ वाला भी आधा पार्टिकल बाहर है और आधा अंदर है। फ्लोर का अगर पार्टिकल ड्रॉ करें तो फ्लोर का भी आधा पार्टिकल अंदर है, आधा पार्टिकल बाहर है। उसके बाद ये फ्रंट वाला भी आधा पार्टिकल अंदर, आधा बाहर। और ये बैक, ठीक है, 6 फेजेस है, हमने देखा था 6 फेजेस है, और एक फेज में पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है यूनिट सेल के अंदर। अब इसकी बात करें तो आधा ही पार्टिकल आ रहा है यूनिट सेल के अंदर, आधा पार्टिकल बाहर जा रहा है, ठीक है, तो एक पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, हाफ, इसको बोलेंगे हम 1/2। ठीक है, एक पार्टिकल कितना आ रहा है यूनिट सेल के अंदर, आधा ही आ रहा है, ये भी आधा आ रहा है,
ऐसे है कितने टोटल फेजेस? 6। ऐसे 6 पार्टिकल्स है और उनमें से जो एक सिंगल पार्टिकल है वो कितना आ रहा है यूनिट सेल के अंदर? हाफ ही आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 3 जा 3 + 1 हो गया 4। तो नंबर ऑफ एटम इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ये कितने आएंगे? 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ऐसा पूछा जाता है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में? तो कितने होते हैं? एक ही एटम होता है। नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं बॉडी सेंटर में? बॉडी सेंटर में कितने होते हैं? 2 होते हैं। और फेस सेंटर में कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। एफसीसी या फिर एफसीसी में होते हैं 4, बीसीसी में होते हैं 2, सिंपल में होता है 1। 1 2 4। ठीक है, सिंपल, पहला सिंपल, फिर बॉडी, फिर फेस। सिंपल में होता है 1, बॉडी में होता है 2, फेस में होता है 4। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, बल्कि जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मैक्सिमम इस कंसेप्ट के ऊपर ही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में दिया जाता है इफ यूनिट सेल इज एफसीसी, एफसीसी होगा तो मतलब हमको समझ जाना चाहिए उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 4 है। अगर क्वेश्चन में दिया है इफ द बीसीसी यूनिट सेल, बीसीसी बोला है मतलब उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 2 होंगे। अगर सिंपल बोला है मतलब उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 1 ही होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट ये देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस एंड यूनिट सेल एज लेंथ। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास को हम शो करेंगे एज कैपिटल एम। ठीक है, डेंसिटी को हम शो करेंगे, डेंसिटी को हम डिनोट करेंगे रो से, और एज लेंथ, एज लेंथ को हम लिखेंगे ए से। ठीक है, इसको डिनोट करेंगे ए से। अब हमें रिलेशन फाइंड करना है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? वॉल्यूम कितना आएगा? अगर एज लेंथ ए है तो वॉल्यूम आएगा ए इंटू ए इंटू ए। ठीक है, 3 एक्सिस पे होता है वो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ए क्यूब। ठीक है, मास ऑफ यूनिट सेल हमें फाइंड करना है। मास ऑफ यूनिट सेल हम कैसे लिखेंगे? मास ऑफ यूनिट सेल लिखेंगे हम m इंटू एन, स्मॉल m इंटू स्मॉल n। तो ये m क्या होता है? m होता है मास ऑफ पार्टिकल, m होता है मास ऑफ पार्टिकल। और n क्या होता है? स्मॉल n होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है यहाँ पे। ठीक है, अगर हमें रिलेशन फाइंड करना है तो कितने पार्टिकल्स हैं? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और एक पार्टिकल का मास कितना है उसके लिए हमने लिखा है स्मॉल m। और कितने सारे पार्टिकल्स है? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इसीलिए हमने लिखा है स्मॉल n। तो हम मास ऑफ यूनिट सेल की जगह पे मतलब रो इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे? m इंटू एन अपॉन ए क्यूब। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट के हिसाब से हमें ये पता है क्या होता है मोल कंसेप्ट के हिसाब से? स्मॉल m, सॉरी कैपिटल M, जो कि है मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ वन पार्टिकल, मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू Na। Na होता है हमारा एवोगैड्रो नंबर, जो कि होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो कैपिटल M जो है मोलर मास इज इक्वल टू क्या आया? स्मॉल m इंटू Na। तो स्मॉल m हमारा क्या आया? स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन Na। अगर हम इस स्मॉल m की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, समझो ये इक्वेशन 1 है, स्मॉल m की वैल्यू हमने इसमें सब्सटीट्यूट की, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल M इंटू स्मॉल n अपॉन ए क्यूब इंटू Na। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। ये जो है ये है रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड यूनिट सेल एज लेंथ। ठीक है, फिर से हम इसको एक बार देख लेते हैं। ये जो है मोलर मास m, डेंसिटी रो, एज लेंथ हमने किससे शो किया? a से। तो रो जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया है मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम क्या आएगा यूनिट सेल का?
यूनिट सेल का वॉल्यूम, 3 एजेस थे ए बी और सी, ठीक है, इंटू ए हमने लिया है एज लेंथ इसका, तो ये कितना आ जाएगा ए क्यूब। मास ऑफ यूनिट सेल अगर हमें फाइंड करना है तो उसमें पार्टिकल्स कितने हैं, हर एक पार्टिकल का मास इंटू उसमें कितने पार्टिकल्स है, तो एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इसलिए हमने मास की जगह पे m इंटू एन लिख दिया और वॉल्यूम की जगह पे लिख दिया ए क्यूब। तो मोल कंसेप्ट के हिसाब से जो कैपिटल एम, इसको हम बोलते हैं मोलर मास, वो किसके इक्वल होता है, मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू एवोगैड्रो नंबर, Na होता है एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू Na। तो अगर हमें स्मॉल m की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस Na को हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, तो स्मॉल m हमारा क्या आया, कैपिटल M अपॉन Na। सिंपली मैंने Na को इधर शिफ्ट कर दिया है इस तरफ, बाकी कुछ नहीं किया है, इसको डिवाइड में कर दिया है। अब ये जो स्मॉल m की वैल्यू है, इस स्मॉल m की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा। इक्वेशन नंबर 1 में मैंने स्मॉल m की वैल्यू पुट की, मतलब m स्मॉल m की जगह क्या लिखूंगा मैं, कैपिटल M अपॉन Na। तो हमें ये इक्वेशन मिलता है, कैपिटल M अपॉन ये Na जो कि एवोगैड्रो नंबर है, ये n ये ऑलरेडी था और a क्यूब ये भी ऑलरेडी था, तो ये n क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये n जो है, ये सिंपल क्यूबिक के लिए कितना फाइंड किया था हमने 1, बॉडी सेंटर्ड के लिए कितना फाइंड किया था 2, और फेस सेंटर्ड के लिए कितना फाइंड किया था हमने 4। तो क्वेश्चन में ये अगर दिया है फेस सेंटर्ड तो n की वैल्यू हम लेंगे 4, बॉडी सेंटर्ड दिया है तो लेंगे 2, सिंपल क्यूबिक दिया है तो 1, ठीक है। ये n की वैल्यू तो हम इसके हिसाब से लेंगे, फेस सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड है कि सिंपल। कैपिटल M क्या होगा, मोलर मास, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। ए क्यूब एज लेंथ भी मोस्ट प्रोबेबली दी रहेगी। Na का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। और डेंसिटी हमें फाइंड करना होगा। कभी कभी क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से भी होगा, जैसे डेंसिटी दी होगी और आपको फाइंड करना होगा मास, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम फिर फॉर्मूला को रीअरेंज कर लेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी सारे क्वेश्चंस इस पे पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में और सीईटी में भी, ठीक है। ये हमें याद रखना है, डेंसिटी इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल n अपॉन ए क्यूब इंटू Na।